लिक्विडिटी को लेकर अगर मैं समझना चाहूँ, स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और इस कंजर्वेटिव एस्टिमेट के पीछे क्या वजह सर? आपने सही नोट किया। एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और 22% सीएजीआर की जो ग्रोथ है के बावजूद हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट इसलिए रखते हैं। हमारा एक व्यू है कि जो लोन बुक क्रिएट होती है उसकी क्वालिटीज प्राइम बोरोवर्स होने चाहिए और क्वालिटी ओवरऑल लोन बुक की हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि कल को अगर साइकिल्स टर्न करते हैं तो हमें स्ट्रेस पहले फील ना हो। ये एक बैक ऑफ माइंड हमारे हर प्लानिंग में रहता है। ये बोलने के बावजूद भी कोई भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज जहां ग्रोथ हमें दिख रही है किसी भी सेक्टर में, वहां डेफिनेटली हम पार्टिसिपेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में हमें आज की तारीख में इंफ्रा सेगमेंट है, एलआरडीज हैं, हैम में रोड प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हमें सेफ सेगमेंट लगता है और वहां पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। और एनर्जी रिन्यूएबल ग्रीन के अंदर हमने एक मेजर लोन बुक ऑलरेडी क्रिएट की है और रिन्यूएबल एनर्जी अभी हमारे लिए एक बुलिश सेक्टर है। इसमें हम आगे चल के और पार्टिसिपेशन करेंगे। तो हमारा एक जो रैम कॉर्पोरेट का जो ग्रोथ है वो 60-40 का हम रेशियो मेंटेन करते हैं और कोई भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं। जहां तक रही गाइडेंस की, लिक्विडिटी इज नॉट द कंसर्न। हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज भी हमने यूज किए हैं। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे बल्क डिपॉजिट के अंदर हमने ओवरऑल अपने रेस्ट्रिक्ट ही रहे हैं और हमने ऑल्टरनेट सोर्सेज है, कैपिटल रेस किया था 3500 करोड़ का। सक्सेसफुल डाइल्यूशन हुआ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी 6.86 डाइल्यूट हुई थी और उसके बाद हमने करीब 12,500 करोड़ रीफाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जो डील्स मार्केट में मिली, हमने उसमें रीफाइनेंस अवेल किया जिसके अंदर हमें सीआरआर, एसएलआर और डीआईजीसी प्रीमियम जैसी एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं। उससे हमारा ओवरऑल जो इंटरेस्ट इनकम और उसके चलते नेम और प्रॉफिटेबिलिटी है, आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22 सीक्वेंशियली या क्यू ऑन क्यू लास्ट ईयर 22% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। फुल ईयर की देखेंगे तो 36% हमारा नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। कासा शेयर भी हम एक अच्छा हेल्दी लेवल 53.28, जो इतना अभी डिपॉजिट को लेके कंपटीशन है मार्केट में, स्कैर्सिटी है और उसमें भी हमने लो कॉस्ट के अंदर 50 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है। अ, सर, डिपॉजिट ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स हैं FY26 के जो आपने दिए हैं, वो थोड़े से लोन बुक ग्रोथ के मुकाबले कम है। CD रेशियो जो है लगभग 80% के आसपास का आंका गया है। कंफर्टेबल लेवल बैंक के लिए क्या होगा CD रेशियो के लिहाज से, लॉन्ग टर्म बेसिस अगर मैं समझना चाहूँ तो? हमने लास्ट ईयर में अपना सीडी रेशियो 75 के अराउंड जो रहता था उसको 78 तक क्लोज किया हमने। और मेरा ये मानना है हमारी गाइडेंस सीडी रेशियो टू बी मेंटेन अराउंड 80। ये 80% सीडी रेशियो में मैं एंटायर अपनी जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको फंडिंग करने के लिए डिपॉजिट पे ही बेस नहीं करूंगा। मेरे पास ये जैसे ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से हम रेस कर सकते हैं। मेरा एंटाइटलमेंट 20,000 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कर सकता हूं। तो टाइम टू टाइम स्मॉलर ट्रांचेस में हम इंफ्रा बॉन्ड भी रेस करेंगे और हम बल्क से जहां पर अगर मेरा कॉस्ट हाई होगा उसको न देखते हुए लो कॉस्ट डिपॉजिट, जो कोर रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं जहां सस्टेनेबल स्टेबल डिपॉजिट बनता है, उस पे फोकस करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी है जिससे ग्रोथ हम टॉप लाइन की करेंगे, तो और साथ में बॉटम लाइन का भी कॉन्शियसनेस रहेगा कि विद एवरी टॉप लाइन ग्रोथ कॉरेस्पॉन्डिंगली बॉटम लाइन इज आल्सो ग्रोइंग कॉरेस्पॉन्डिंगली। प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो मेंटेन्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ग्रोथ इन द बैंक। सर, निम्स में इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन इस इम्प्रूवमेंट को आप किससे एट्रीब्यूट करना चाहेंगे और साथ ही क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं? 3.75 जो गाइडेंस दी गई है उस पर स्टिक करने के लिए। अगर आप मेरे लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे क्वार्टर, मैं आपको अगर बताऊं, सितंबर 3.97, दिसंबर 3.98 और हमने जो
मार्च क्वार्टर किया है, स्टैंड अलोन वो 4.01 पे किया है। तो निम में हमारा इजाफा ही हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसके लिए हमने काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ करी हैं। आप देख सकते हैं मेरी इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 21% है। और हमने इसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स हमारे प्रोडक्ट के इम्प्रूवाइज़ेशन में किए हैं, जो लोन ग्रोथ आ रही है। हम रैम सेगमेंट जो ग्रो कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिटेबल सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं। जो रिजर्व बैंक ने रेट कट्स अभी 2 दी हैं, वो मैंने सिस्टम में आई एम नॉट आउट ऑफ द सिस्टम, आई हैव टू ऑपरेट विद इन द सेम सिस्टम। तो मेरी 37% लोन बुक जो है वो रेपो से लिंक्ड है। वो हमने ऑटोमेटिकली सारा बेनिफिट पास ऑन किया है। सो हमारा 37% लोन बुक रिप्राइस होता है। जो डिपॉजिट है मेरा, हालाँकि उसमें एडवांटेज है कि मेरी मैच्योरिटी प्रोफाइल 10 टू 12 मंथ्स है। तो 10 टू 12 मंथ्स के लैग में ये डिपॉजिट रिप्राइस भी हो जाएंगे। बट जैसे लास्ट ईयर हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए थे, करीब 35% हमें एमसीएलआर हाइक करनी पड़ी थी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। तो वो काफी अकाउंट्स ऐसे हैं जो रिप्राइस नहीं हुए थे और अभी भी कुछ लास्ट क्वार्टर की लास्ट जो हाइक है उसके बचे हुए हैं। तो इस सब ने भी हमारी निम को कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने दिया, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपने देखा हमारी निम बढ़ी है। ये रिजर्व बैंक ने जो अभी गाइडेंस दिया है, अकोमोडेटिव स्टांस रखा है, आगे चल के हम और रेट कट्स भी देख सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे, डिस्पाइट अचीविंग अ वेरी हाई निम ऑफ 4%, I am keeping a guidance to keep NIM around 3.75 only, because we may see more rate cuts in the coming quarters. और वो अगर होता है तो इम्पैक्ट इकोसिस्टम में सब पे आएगा, हम पे भी आएगा। बट all said and done, 3.75 की जो निम है, it is a very healthy high NIM if any bank is able to maintain at that level. सर, इस महीने कोई डिपॉजिट रेट कट की अनाउंसमेंट, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ फंड है वो थोड़ा सा बढ़ा है दैन यील्ड ऑन एडवांसेस, अगर तिमाही दर तिमाही देखा जाए तो किसी भी तरह का डिपॉजिट कट का ऐलान बैंक की तरफ से? मैडम देखिए, जैसे हमें रेट कट पास करना है और कर दिया हमने इमिडिएटली। हमारा जो रॉ मटेरियल है, जैसे मैंने आपको बताया, 10 से 12 महीने की मैच्योरिटी प्रोफाइल है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स और डिपॉजिट सिस्टम में सबके लिए बढ़ता है। तो हमें जैसे लिक्विडिटी भी इम्प्रूव हुई है, बल्क हमने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट लेके चल रहे हैं, बल्क को हमने नहीं इंक्रीज होने दिया जहां मेरे को हाई कॉस्ट है। मैंने बल्क को अदर ऑल्टरनेट सोर्सेज से मेंटेन किया है। बट हाँ, रिटेल कोर डिपॉजिट जो होता है सस्टेन करता है, और मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भी मुझे अच्छे ऑफर्स देने हैं, तो हमने इनको रेट्स दिए। बट आगे चल के रेट कट्स अगर इस तरीके से रहेंगे तो डिपॉजिट में भी हमें देखना पड़ेगा रेट रिड्यूस करने का, और उसका इम्पैक्ट फिर एमसीएलआर पे आ जाएगा। जैसे जैसे डिपॉजिट की रेट्स अगर कम होंगी तो एमसीएलआर भी रिड्यूस हो जाएगी सिस्टम में, हम भी उस पे कॉल ले सकते हैं। सर, यहाँ पर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है क्यूआईपी लगभग 7,500 करोड़ का। आप 10,000 करोड़ वाया इंफ्रा बॉन्ड्स और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बताइएगा किस तरह का रिस्पांस, पहले अच्छे रिस्पांस मिले हुए हैं क्यूआईपीज को लेकर, लेकिन जो रीसेंट टॉक्स चल रही हैं, क्या कुछ हाईलाइट किया जा सकता है इस लाइन पर व्यूअर्स के लिए? मैडम, हम जब ईयर बिगिन होता है तो अपना पूरा कैपिटल रेजिंग प्लान हमारे बोर्ड के पास लेके जाते हैं, और अपने फुल ईयर को प्लान को हम सबमिट करके वहां पे अप्रूव करते हैं। तो फर्स्ट बोर्ड में हमने क्लियर किया है, और एक प्रोसेस है एजीएम और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके वी इक्विप आवर सेल्व्स, और जैसे अपॉर्चुन टाइम आता है, एज पर आवर नीड वी विल टेक कॉल। और उसमें आप देखेंगे लास्ट जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग है 86.46 था। जो लास्ट हमने 23 में रेस किया था कैपिटल, अराउंड 1000 करोड़ का मार्केट से रेस किया था, और 2024 में हमने 3500 करोड़, 3.5 टाइम्स हमने सक्सेसफुली कैपिटल रेस किया। काफी मार्केट में एपेटाइट है, इंटरेस्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट को लेके। हम ये सक्सेसफुली कंक्लूड किए थे, और उसमें 6.86% मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाइल्यूशन हो गया। आज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक 79.6 है, बिलो 80 आ गया है।
तो जो सेबी की गाइडलाइन है कि हमें 75% तक रेस्ट्रिक्ट करना है, ये माइलस्टोन अचीव करने में ज़्यादा हमारे को एफर्ट नहीं लगेगा। बट ऑल सेड एंड डन मार्केट में जैसे ऑपर्च्यून टाइम देखा जाएगा और ऑपर्च्यून मोड होगा। वो क्या लेगा क्यूआईपी और एनी अदर मोड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट. But definitely once the enabler from board is there, when we seek approval from shareholders and government, at the opportune time, opportune mode देते हुए हम कैपिटल रेज का भी एक्टिविटी करेंगे. सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आरओए गाइडेंस जो है 1.75 FY26 के लिए मेंटेन किए है, रिपोर्ट जो हो रखा है फिलहाल 1.75 आरओए ये साल। अब ये बताइएगा कि क्या ये अज्यूम करना सही है कि ये थ्रेशोल्ड लेवल रहेगा आरओए FY26 के लिए, जिसमें थोड़ा सा अपसाइड रिस्क भी होगा? मैडम 1.75 एक हेल्दी आरओए है. एनीथिंग अबव 1 इन इंडस्ट्री देयर आर मेनी प्लेयर्स दे आर इवन बिलो 1. तो हम एक अच्छे लेवल पे हैं और इसको यहाँ तक लाने के लिए हमने आप देखेंगे अगर मेरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंसी भी रही है. कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमें नहीं आ रहा है. जिस तरीके से हमारा बिजनेस मिक्स रहा है, जो हमारी स्ट्रैटेजीज रही हैं, उसमें आरओए हम मेंटेन करें. इट इज नॉट वन क्वार्टर, it is for couple of quarters we are maintaining this ROA. और आगे चल के I don't perceive any challenge. जो हमारी राइट स्ट्रेटजीज हैं उनमें और हम क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं वही देखेंगे. सो ये आरओए का गाइडेंस मेरा 25-26 के लिए जो है 1.75 का वी फील वेरी कॉन्फिडेंट अचीवेबल रहेगा. हाँ, वी विल एज अ मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू सी कैन वी डू बेटर देन व्हाट आवर गाइडेंस इज देयर, which is always our endeavor to keep some conservative level of guidance, or we can perform better, and we always have been performing. It is not only ROA alone. If you see my name ROA, at least 20-21 parameters where I release my guidance numbers. My performance for the last full year is also that every of the guidance has been surpassed with good margins. ऑलराइट सक्सेना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर विवेक करवा हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत होगी।